पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240 008, 244107, 246737। ईमेल abhyudayavibhag@patanjaliayurved.org। जो भी गाय है या भैंस है वो नए दूध होने चाहिए और उससे एक बच्चा होना चाहिए, और दूध के साथ में नए दूध होने का, दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दें पशुपालक कि दूध कितना बढ़ रहा है पशु का और क्या नए दूध हो रहा है। नहीं तो एक साल भर में जो हमने खर्चा, इसका पहले भी एक प्रोग्राम हमने पशुपालकों के लिए बनाया था और ये बताया था कि एक साल भर तक यदि पशु नया दूध नहीं होता है, माने एक ब्याज टल गया, तो हर दिन का 100 रुपए का कम से कम एक पशु का खर्चा है। एक महीने का 3000 का, साल भर का 36,000 का, फिर 4-5 पशुओं के ऊपर भी यदि एक जो है व्यक्ति की मजदूरी लगाई जाए, उस बीच में वो पशु कभी बीमार भी हो जाता है, उसके लिए पंखा भी चलाना पड़ता है, लाइट भी जलानी पड़ती है, सब मिला करके कम से कम एक पशु के ऊपर कम से कम बता रहा हूँ लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। हाँ स्वामी जी, उसकी कैलकुलेशन एक रफली की थी कि एक पशु जो है ना, अगर रोजाना, अगर इसको यहाँ पर डिटेल में बात करें, तूड़ा अगर 8 किलो खाता है तो उसका 5 रुपए के भाव से 40 रुपए का तूड़ा खाता है। 16 इसका डबल आप हरा चारा कर लो तो 16 किलो हरा चारा 2.5 रुपए के हिसाब से 40 रुपए का हरा चारा उसने खाया, और 1.5 से 2 किलो अनाज जो जमींदार का अपना होता है उसकी कॉस्ट 20 रुपए लगा लो, तो 100 रुपए का तो वो उसके शरीर के रख रखाव के लिए राशन चाहिए। हाँ, उसको खाली जिंदा रखने के लिए तो 365 दिन होते हैं तो 100 रुपए के हिसाब से 36,500 रुपए के आपके जो ना उसके रख रखाव का खर्चा हो गया। फिर उसको खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चारा डालने के लिए, उसका सफाई करने के लिए, अगर 4 पशुओं के ऊपर एक आप लेबर का आदमी रखें, 8,000 जिसकी सैलरी हो, तो 2,000 रुपए उसका एक जो ना उसका मजदूर का खर्चा है, तो 12 महीने में 24,000 रुपए उसका ही होगा, तो 60,000 रुपए खर्चा उसके रख रखाव के लिए आता है। हाँ, तो एक पशु के ऊपर 50-60 हजार का खर्चा हो गया, तो आदमी क्या सोचता है, अरे भाई इसको रखने में तो 50-60 हजार एक साल में वैसे ही खर्च हो रहे हैं। वो फिर क्या है, वो सब्जी मंडी में जैसे लौकी तोरी बेचते हैं, ऐसे जितना पशु का वजन होता है उस रेट में मांस के हिसाब से पशु को बेच देते हैं। और स्वामी जी, इसके बाद में क्या है, ये तो उसके शरीर का रख रखाव का खर्चा है। अगर वो दूध उत्पादन कर रहा है जी, तो एक डाटा है, हमारी सबसे अच्छी ब्रीड है मुर्रा भैंस के केस में, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलो, उसके बाहर एक उसका एवरेज लैक्टेशन यील्ड दी है, तो उसमें 2000 केजी की मुर्रा बफेलो की हमारी जो ना औसतन यील्ड है। तो 2000 केजी अगर वो दूध देती है एक ब्यांत में एक साल के अंदर, तो संतुलित आहार के हिसाब से 50% उसका हमने कंसंट्रेट खिलाना पड़ेगा, यानी 1000 केजी हमने उसको जो ना कंसंट्रेट खिलाना पड़ेगा। अगर उस कंसंट्रेट की कॉस्ट 20 रुपए केजी लगाएं तो 20,000 रुपए का वो एक साल के अंदर बांट खा गया, तो 60 और 20 80,000 रुपए हो गए, और उसने 2000 किलो दूध दिया एक ब्यांत में, और 40 रुपए का आप पर केजी के हिसाब से उसका दूध का रेट लगा लो, तो 40 दूनी 80,000 रुपए का दूध दिया, 80,000 रुपए का उसने खा लिया। मैंने जो ये सोचते हैं कि भाई हम पशु पाल रहे हैं और इससे दूध बेच रहे हैं, मतलब किसान को बावड़ा बना रखा है। नहीं, वो किसान क्या सोचता है, मेरे को बचत होगी। बचत किस चीज की होगी कि जो उसने हरा चारा जो खिलाया, सूखा चारा जो खिलाया, जो उसने 60,000 रुपए का जो बांट खिलाया, 36,000 रुपए का जो बांट खिलाया, वो हरा चारा उसका घर का है, सूखा चारा उसका घर का है, गेहूं उसके अपने घर के हैं, वो बेचने नहीं पड़े, मजदूर उसकी अपनी घर की है, वो उसने खिलाया, वो खर्चा उसको मानता है जो वो बाजार से खरीद के 20-1000 केजी जो लेके आया है। ठीक बात।
तो अगर कोई सोचे कि मतलब डेयरी फार्म बना के हाँ जी। मतलब किसान नहीं है को डेयरी फार्म चला रहा है तो उसको तो सारी चीज वो लेनी पड़ेगा, अगर उसमें कोस्टिंग तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, ऐसे ही करनी पड़ेगी। किसान जो है अपना हरा चारे का खर्चा, सूखे चारे का खर्चा, जो है लेबर का खर्चा, ये सबको गिनता ही नहीं। अगर डेयरी व्यवसाय को चालू करना है तो उसका जो फायदा है वो दूध बेचने में फायदा नहीं है जी जी। उसका जो फायदा अगर फायदा है तो अगर वो हर साल एक बच्चा लेता है और वो एक ब्यात में 300 दिन दूध लेता है, ठीक बात। तब वो एक डेयरी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकता है। और एक चीज इसमें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक जो पशु है उस पशु को हम यदि उसका ठीक ठीक पूरा मूल्यांकन करें और अब इस समय जो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभी कितने प्रतिशत नए दूध हो रहे होंगे पशु औसतन जो है 50% से जो ज्यादा भैंसें हैं वो 5 और 6 महीने में नया दूध होती हैं, जो कि 2 महीने में नया दूध होनी चाहिए। मतलब उनका टाइमिंग बढ़ गया, एक तो टाइम बढ़ 3-4 महीने का उनका टाइमिंग बढ़ रहा है। और कुछ केसेज में तो ऐसा है उनका पता है नहीं, साल भी निकल जाता है, 8-9-10 महीने साल निकल जाते हैं, निकल जाते हैं 3 साल निकल। और उसके जो कारण हैं उसके 2 ही मुख्य कारण हैं जी। और जो पतंजलि का जो इस पशु आहार में आने का जो मुख्य मकसद था वो यही है कि एक जो पशुपालक है उस जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उनको उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि डेयरी व्यवसाय पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है कृषि के साथ में। आज की जनरेशन में एक नया ट्रेंड है कि वो खेती में कम रुचि लेते हैं, ज्यादातर जो है ना सबको मतलब अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मतलब जो है ना डेयरी व्यवसाय में, खेती में तो आजकल की जनरेशन में बहुत कम इंटरेस्ट हुआ है, डेयरी में इंटरेस्ट है जी। तो लेकिन डेयरी व्यवसाय को कैसे एक प्रॉफिटेबल बनाया जाए, तो हमने पतंजलि ने एक डेयरी व्यवसाय में पशुपालक की मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू करने का जो ना संकल्प लिया है। इसकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक समस्या है कि पशु का टाइम पर नया दूध ना होना जी जी। और इसके क्या, वैसे तो नया दूध ना होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है पशु के अंदर खनिज विटामिन की कमी और संतुलित पशु आहार की कमी। खनिज विटामिन की कमी पहले होती थी, आज से 15 साल पहले हम जनरली एक फसल छोड़ते थे जी। तो जमीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट थे जी। उसके अंदर आते थे और वो जो हरा चारा हम पशुओं को खिलाते थे जी। या जो अनाज खिलाते थे उसके माध्यम से पशुओं को खनिज और विटामिन की पूर्ति होती थी। लेकिन आजकल एक फसल कटी नहीं उसके बाद में दूसरी हम शुरू कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि जमीन के अंदर मिनरल्स की बहुत ही एक्यूट डेफिशिएंसी है। और इसमें जो है अभी हम यदि संक्षेप में बात करें तो जो पशु नया दूध नहीं होता अर्थात नया ब्यात नहीं आता, हर साल उससे जो है हमें बच्चा नहीं मिलता है, गाय हो या भैंस हो या कोई भी हो, बकरी हो, तो इसके पीछे एक कारण उसके अंदर मिनरल्स की कमी, दूसरा ये यूरिया भी तो यूरिया मैं उसी बात पे स्वामी जी में आ रहा था। और जो उनको जो पशु आहार दे रहे हैं उसमें जो मिट्टी और ये सब चीजें भी जो 4-5 बड़े कारण हैं। एक तो खनिज विटामिन की कमी जी जी। दूसरा यूरिया युक्त आहार पशुओं को खिलाना जी जी। अब क्या है कि जैसे हम आजकल बरसिम बोते हैं या ज्वार बोते हैं जी। तो उसके नीचे एक जैसे ट्रेंड बन चुका है कि सबसे पहले उसके नीचे डीएपी बिछाओ आप जी। उससे जल्दी ग्रोथ लेनी है, उसके बाद में वो जर्मिनेट हुआ फिर उसके ऊपर यूरिया का स्प्रे कर दो, ताकि जो है ना आपने आज फसल बोई है तो महीने के अंदर पशु को हरा चारा मिल जाना चाहिए। गेहूं के अंदर जो हम तूड़ा खिलाते हैं जो ड्राई पाउडर 45% है, तो उसके अंदर कितने आपके यूरिया के स्प्रे होते हैं, तो उसके माध्यम से आपका ड्राई पाउडर तूड़ा के माध्यम से पशु के अंदर कितना यूरिया जाता है। हम जो ग्रेन खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, उसके माध्यम से पशु के अंदर कितना यूरिया जाता है। हम हरा चारा जो खिलाते हैं उसके माध्यम से कितना यूरिया पशु के अंदर जाता है। ऊपर से पशु चारे में भी यूरिया डाल दिया। यहां भी बात खत्म ना होते हुए और क्या कर रहे हैं कि पशु आहार को सस्ता करने के लिए हम उसके अंदर भी यूरिया डाल रहे हैं। ये यूरिया, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि यूरिया क्यों डालते हैं। यूरिया तो जो है वो खेत में डालने की चीज है, पशुओं को क्यों खिला रहे हैं, तो इसमें ये डालते क्यों हैं? सर इसमें स्वामी जी मैं बताऊं आपको कि जो यूरिया है जी, आपने उसके कट्टे में देखा होगा 46% नाइट्रोजन जी, नाइट्रोजन, और 46% नाइट्रोजन का मतलब 1 किलो यूरिया में 460 ग्राम नाइट्रोजन जी। और 1 ग्राम नाइट्रोजन से 6.25 ग्राम प्रोटीन बनते हैं। हाँ, 6.25 ग्राम प्रोटीन बनते हैं।
इसका मतलब ये हुआ 1 किलो अगर आप यूरिया लें तो 460 गुणा में 6.25 2875 ग्राम उसके अंदर जो है ना क्रूड प्रोटीन बनेंगे। और अगर ये क्रूड वो प्रोटीन नाइट्रोजन वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बन जाते हैं, नाइट्रोजन ही प्रोटीन बनता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन बनते हैं 6.25 टाइम ज्यादा। और अगर ये प्रोटीन हम सरसों की खल से लें, जी सरसों की खल में जो डीओसी है 35% उसके अंदर क्रूड प्रोटीन है, तो अगर 2875 ग्राम हम सरसों की खल से ले तो 8.25 ग्राम सरसों की खल लगेगी। जी अगर हम वो बिनोड़े की खल से लें तो 14 किलो बिनोड़े की खल लगेगी। अगर बिनोड़ा से ले तो 16 किलो बिनोड़े की खल लगेगी। अब सरसों की खल 8.25 किलो का रेट जो है आज की डेट में 18 रुपए है, तो 18/836, चलो एवरेज सारे साल का रेट लगाएं तो 140 रुपए आपको, अगर यहां तो आपको 6 रुपए में आपको जो ना क्रूड प्रोटीन मिलेंगे और वहां आपको उतने प्रोटीन 140 रुपए में मिलेंगे। तो लोग 130 रुपए की बचत करने के लिए 1 किलो यूरिया डाल दो, सरसों की खल डालने की जरूरत नहीं। माने सरसों की खल से लेंगे तो 140 रुपए खर्चा होगा, हाँ जी, और इधर यूरिया से लेंगे वो उतनी मात्रा में प्रोटीन तो 6 रुपए होगा। तो ये आदमी कहते हैं ना, लोभ है पापस से कारणम। लोभ के कारण, लालच के कारण से आदमी जो है पशुओं पर और पशुपालकों के ऊपर ये अत्याचार कर रहा है, और उसके कारण से वो मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो एक ये यूरिया युक्त जो आहार है उसके कारण से पशुओं को जो है वो नया दूध होने में दिक्कत हो रही है। और तीसरा बड़ा कारण नहीं, इसका कैसे हो रही है, ये भी एक बात है, मतलब इसमें ध्यान देने की है कि यूरिया से क्या होता है। जब हम पशु को यूरिया युक्त आहार खिलाते हैं तो ये यूरिया जो है आपका र्यूमन में जाके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। अमोनिया से ये जो है ना आपका ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है, लीवर के अंदर, और ये ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब ये ब्लड आपका सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये यूट्रस के अंदर भी वो ब्लड जाता है, तो ये यूट्रस की पीएच को जो है ना चेंज कर देता है, उसका बदल देता है, जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए पशु बार बार हीट में आता है और वो जो है ना आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुकती नहीं। गांव का आदमी ये थोड़ा कम समझता है तकनीकी भाषा। माने यूरिया से पशु के शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है कि जो उसको सांड से या भैंसे से उसके शरीर में जो गर्भ ठहरने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो जो उसके शरीर में स्पर्म गया वो उसी को बाहर निकाल देता है। इतनी हीट होती है कि वो गर्भ नहीं ठहरता उसका, कि गर्मी के वो गर्मी को बढ़ा देता है, ये एसिड को बढ़ा देता है। ये यूरिया जो है, ये यूरिया तो ऐसे भी खेते में भी डालो तो उसको गर्म कर देता है। स्वामी जी, अगर आप देसी भाषा में कहें, आजकल हम गेहूं बो रहे हैं जी, अब इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री है इस टाइम पर, दिन का 15 से 20 है। हम गेहूं अभी क्यों बोते हैं, इसको हम मई में अप्रैल में क्यों नहीं बोते जी? क्योंकि अप्रैल के अंदर जो कंडीशंस हैं उसको जर्मिनेट होने के लिए वो कंडीशन नहीं है जो अब है। तो हर एक चीज की जर्मिनेशंस के लिए, फर्टिलाइजेशंस के लिए एक एनवायरनमेंट होता है, वो होने के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट होना जरूरी है। तो यूरिया की वजह से, यूट्रस की पीएच बढ़ने की वजह से रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, पीएच माने एसिड बढ़ गया उसके अंदर बहुत ज्यादा। एल्कलाइन एसिडिक 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एल्कलाइन एसिड, एक न्यूट्रल। जी जी। तो पीएच बढ़ जाती है, उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, जिसकी वजह से नया दूध होने में समस्या आती है बार बार। तो ये और इससे शरीर में भी और कई विकार आते हैं। और तो ये एक तरह से जो एकदम से किसी चीज को आप दोगे यूरिया देने से, और क्या होता है कि आजकल हम जो ना शॉर्ट टर्म में देखते हैं, भाई अभी डाला पशु के अंदर, कल दूध बढ़ना चाहिए। तो ये इंस्टेंट सप्लाई करता है प्रोटीन्स की। प्रोटीन क्या करते हैं जनरली, एक तो बॉडी को बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, टिश्यू डेवलपमेंट करते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन में बड़ा अहम रोल है। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन के तत्व ज्यादा देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी। जी जी। लेकिन दूध में भी प्रोटीन काफी मात्रा में होता है इसलिए। लेकिन ये एक स्टेरॉइड की तरह है, जैसे आप किसी डॉक्टर को एक स्टेरॉइड देते हैं एकदम ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो उस लॉन्ग टर्म में आप उसके सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। जी जी। तो ये यूरिया युक्त आहार खिलाने से ये जो मुख्य समस्या है, जो पशु 5-6 महीने में दूध देता है, 10 महीने दूध ना देके वो घट के 5-6 महीने दे रहे हैं, अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है तो एक वो सारी को जो कंज्यूम कर ले। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पतंजलि की तरफ से ये पहली बार क्लेम किया गया कि हम पशु आहार यूरिया रहित बनाते हैं। ये कोई लिखने का दावा इसलिए नहीं करता कि हमारी गवर्नमेंटों ने भी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि आप कितना % अलाउ कर, 1% आप डाल सकते हो। 1% अलाउ किया और ये 4% ठोक देते हैं। पहली बात, 1% भी अच्छा नहीं है,
नेचुरल तरीके से उनको प्रोटीन मिले। जैसे जितना यूरिया वाले जो पशु आहार हैं, यूरिया जिनमें मिला करके बनाते हैं, उनसे ज़्यादा ही हमने प्रोटीन उपलब्ध कराया है, लेकिन नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। ये आर्टिफिशियल तरीका अडोप्ट किया गया। तो एक तो ये एक बड़ा कारण बताया कि जिससे कि पशुओं के ब्यात में दिक्कत आ रही है, तो नया दूध हो पशु और दूध भी पूरा मिले। एक खास बात ये बताते हैं कि इस पूरे जो ये आप जो राशन देख रहे हैं 6 तरह के, इसमें पशु को रुचिकर भी लगे, उसके लिए जो है पूरा प्रबंध किया गया है कि जिससे कि पशु उसको रुचि से खाए। और जिस जिस शेप में उसको खाने की भी आदत थी, पशुपालक को जैसी आदत थी, उसी शेप में। और इसमें बल्कि अभी तो हमने जो ये राशन बनाया है, चिप्स आदि बनाए, इसमें चॉकलेट का भी हाँ कई चीजें डाला है उस पे भी। तो इसमें स्वामी जी हमारा जो आहार है इसकी 2 विशेषताएं हैं। वो 2 विशेषताएं हमने रखी है नया दूध होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए। ठीक बात है। पहला तो ये है कि ये इसके अंदर खनिज विटामिन हम डालते हैं उसके अंदर जी जी। पशु की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरा, इसके अंदर हम जो प्रोटीन की सप्लाई है वो प्राकृतिक तरीके से देते हैं, केमिकल तरीके से यूरिया के माध्यम से नहीं देते, जिसकी वजह से पशु को एक टाइम पे नया दूध होने में मदद मिलती है। हमारे जो प्रीमिक्स है उसमें कितने पोषक तत्व होंगे, डिफरेंट प्रकार के खनिज और मिनरल्स मिला करके? डॉक्टर राय जी का विषय है। नहीं, ये इसमें 14 मिनरल्स होते हैं। 14 मिनरल्स, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, तो इस तरह से सेलेनियम है, जिंक है, 14 तो है। प्रीमिक्स में हो गए जी। और फिर ऊपर से विटामिन डालते हैं इसमें, विटामिन विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन E एंड B12, 4 तरह के विटामिन हो जो कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं में सहायता करते हैं, वो डालते हैं जी। फिर इसके अंदर भी तो जो बाकी जो खल है और वो सारी चीजें हैं वो तो है ही। वो ये हम 1 से 2% जो है ना इनमें मिला करके फिर वो पैलेट बना देंगे, या पाउडर फॉर्म में रहेगा या और खली के रूप में रहेगा। हाँ, तो इसमें बाकी भी जो पूरा जो एक हमने ये भी किया कि प्रीमिक्स से लेकर के और फिर जो इसमें जो ज्यादा मात्रा में चीजें पड़ती हैं, चाहे वो चोकर है, हाँ चोकर है, दाना है का होता है, खली है, और जैसे चॉकलेट का पाउडर है, अलग अलग फ्लेवर्स भी इसके अंदर सब डाले गए। हाँ, और इसमें जो है कुछ जड़ी बूटियां भी डालते हैं, ताकि हाजमा उनका सही रहे। तो एक राशन में इस तरह कितने तत्व हो जाते होंगे सब मिला के? प्रीमिक्स, विटामिन और खली, चोकर, दाना, ये सब मिला करके करीब मेन तो जैसे आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन 5 हैं ये जी। इसके अलावा ये 14 मिनरल्स हो गए, जो जड़ी बूटियों में बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो वो एक कंपोनेंट को पता लगता है कि यहाँ डालने से दूध बढ़ता है, यहाँ डालने से प्रजनन शक्ति बढ़ती है, यहाँ डालने से ये शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से इनका होता है जी। ये जो पशु आहार तैयार किया गया, इसके पीछे इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है कि ये व्यापार के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के नाम पर जो एक अत्याचार चल रहा था, कोई पशु चारा बेचने के लिए नहीं, बल्कि पशु चारा बेच करके जो पशु और पशुपालक दोनों बर्बाद तबाह हो रहे थे, मर रहे थे, उनको बचाने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया। तो इसलिए मैंने इस थोड़ी सी बात को रखा आपके सामने कि ये बहुत एक ज़रूरी पहलू था। अब ये तो हमने आपको बताया कि यूरिया हम नहीं मिलाते, तो फिर हम जो प्रोटीन लेते हैं वो उसका सोर्स हमारा, जैसे कि खलियां हैं, खली हैं, तो बिनौला की खली हुई, सरसों की खली हुई, या ग्राउंडनट की खली हुई, मूंगफली की, तो ये खलियां डालते हैं। और प्लस इसमें जैसे मक्का है, एक क्रूड प्रोटीन, हाँ वो क्रूड प्रोटीन ही होती है। हाँ। और वो उसमें मक्के में भी होती है, चोकर में भी होती है, और जो डियाल्ड राइस ब्रान आता है उसमें भी होता है। तो सभी में ये एनर्जी प्रोटीन होती है, लेकिन इसको बैलेंस करना एक मेन मुद्दा है। इसको जब तक बैलेंस नहीं होगा, एक चीज़ का जितना भी ज़्यादा डाल दो तो वो दूसरे को इफेक्ट कर देती है। अब मिनरल्स में भी है, जैसे 14 मिनरल्स हैं, तो अगर एक को ज़्यादा कर देंगे दूसरे को नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो उनका रिएक्शन ऊपर हो जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से इसमें जो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग, फैट में फैटी एसिड्स होती है उनकी बैलेंसिंग, मिनरल्स का बैलेंसिंग अलग से।
ये जो हम दुग्धामृत के नाम से चिप्स दे रहे हैं, इसमें जो अंतर है उसको भी इस एक यहाँ पर तालिका बनाएगी पूरा, उसका एक तुलनात्मक मूल्यांकन भी किया गया कि जो बिनोरा की खल, सरसों की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, राइस पॉलिश मिनरल्स के साथ जो है, हम तो इनके साथ ये जो पूरा नया बना रहे हैं। एक बाजार में जो सामान्य रूप से जो खल खिलाते हैं उससे क्या अंतर है वो भी तुलनात्मक यहाँ दिया गया। आदमी सोचता है कि क्योंकि 90% तो वही खिला रहा है, उसको लगता है ये ज्यादा प्रभावी है। राइट। तो इसमें ये है कि जैसे 20% मात्रा प्रोटीन दिखाया गया है, कई एक प्रोटीन में 44, 45, 48 सोयाबीन का है तो 52-53% पे ही प्रोटीन होती है। तो एक प्रोटीन तो ज़्यादा डाल दिया और दूसरा प्रोटीन में उसके अमीनो एसिड का अंतर हो जाता है, इसलिए इसमें बैलेंसिंग करके एक एवरेज रखा गया कि बिनोला का 20% होता है प्रोटीन, 1820 तो इतना इसमें प्रोटीन हो, और आयल जो है फैट इसमें 6 से 7% हो, जबकि आमतौर पर डियाल्ड आयल पूरा निकाल लेते हैं, तो जिसमें भी है वो 6 से 7% होगा। और रेशा फाइबर की मात्रा इसमें आधी हो जाती है, अमूमन 25% 24% होती है, इसमें 12% है। तो कम रेशा होगा तो एनर्जी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, इसमें फैट ज़्यादा है तो फैट से भी एनर्जी बनती है। प्रोटीन हो गया तो एनर्जी प्रोटीन का रेशियो जो है ना प्रॉपर वे में बन जाता है, तो वो जानवर को फायदा करता है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में चाहे प्रजनन के रूप में। स्वामी जी, ये जो हमने जो खड़ बनाई है, चिप्स बनाई है, ये इसके पीछे भी एक उद्देश्य है जी। ये जो गोली वाली फीड जो बनती है संतुलित पशु आहार के नाम से, ये अभी इस बात की चर्चा हुई थी कि ये 10-12% ही बिकती है, 80 से 90% आपकी खड़ें बिकती हैं। जी जी। तो ये जो खड़े हमने बनाई हैं, ये जो खड़े बाजार में बिकती हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं जी, उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए जी, हमने ये खड़ बनाई है। खड़े जो बनती हैं वो सारे ऑयल सीड से बनती हैं। ऑयल सीड्स के अंदर हम ऑयल निकाल लेते हैं, उसका जो प्रोडक्ट बचता है वो खड़े बचती हैं, वो मुख्यतः प्रोटीन और फैट के सोर्स होते हैं। जी जी। लेकिन प्रोटीन और फैट से एक संतुलित आहार नहीं बनता। जी। संतुलित आहार बनता है जब उसके अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में हम पशुओं को दें। अब हमारे अंदर एक धारणा है कि भाई लड़के को घी खिला दो, इससे जबरदस्त कोई ताकत वाली चीज नहीं, और भैंस को बिनोला खिला दो, इससे ताकत की कोई चीज नहीं। भैंस से बिनोले से ज्यादा दूध किसी चीज में नहीं होता, या घी किसी चीज में नहीं होता, और लड़के को घी खिला दो, उससे ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती। अब मैं उदाहरण के तौर पे एक बात करना चाहूंगा। ताकत का एक गेम है कुश्ती, और वो वर्ल्ड में होता है 4 साल के बाद में, ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें कुश्ती एक गेम है, और उस कुश्ती में भी कम से कम 10 कैटेगरी हैं, 48, 52, 54, 60, और एक कैटेगरी में 3 मेडल हैं, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है। तो अगर हम 10 कैटेगरी मान लें और उसमें 3 मेडल, 30 मेडल हो गई एक ओलंपिक में, और 1896 से ओलंपिक हो रहे हैं, 1896 से लेकर अब ये 2012 हो गया, 30 बार हो चुके हैं। एक बार में 30 बार में 900 गोल्ड मेडल हो गए। तो हमने घी खिला के कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आज तक, बताओ। ये मैं संतुलन का महत्व बताता हूं कि संतुलन के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 तत्वों का होना जरूरी है। इसी तरह जो भाई हमारे यहां पर सोचते हैं कि भी बिनोला डाल दिया उसको सब कुछ पूर्ति होगी, ये सोच गलत है। या चना डाल दिया या बिनोला की खल डाल दी, इसके डालने के बाद में किस चीज की जरूरत नहीं है, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। अगर आपने पशु से उसकी उत्पादकता पूरी लेनी है तो उसके आहार में 5 तत्वों का समावेश होना जरूरी है। 5 तत्व मतलब 5 तत्व मीन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये इसमें दिया हुआ है। देखो ये जो खड़ है, ये सभी 5 पोषक तत्व, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स व विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार है। जबकि अन्य खलें मुख्यतः केवल 2 तत्व, प्रोटीन एवं फैट युक्त असंतुलित पशु आहार है। चाहे वह खल बिनोले की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे सनफ्लावर की हो, किसी भी चीज की खल हो, उसके अंदर मुख्यतः प्रोटीन और फैट के सोर्स हैं। अगर डीएल्ड है तो प्रोटीन के हैं, अगर ऑयल्ड है तो प्रोटीन और फैट दोनों के। और इसके अलावा मैं और भी कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये पशु आहार, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश भर में, यदि इसको आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगता है ये हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों टनों में जो है हाँ जी खाया जा रहा है।
क्योंकि पशु अपने देश में कितने होंगे करीब करीब, ये दुधारू पशुओं की बात की जाए तो 200 मिलियन तो काऊ, हाँ काऊ का है, लेकिन उसमें 50% जो है वो 40 से 50% तक दूध देने वाली जानवर हैं। ऐसे ही भैंसों का भी है मात्रा इनका। टोटल कितने करोड़ होंगे करीब करीब? ये आधा 100 करोड़ करीब हो गया, 100 करोड़ जो है ना, करीब 100 करोड़ हैं जी। और हम 50% को दुधारू माने तो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके बारे में जागृति नहीं जो होनी चाहिए। हाँ, हाँ। माने संतुलित पशु आहार के बारे में जो जागृति होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से बहुत तरह की दिक्कतें, और इसी तरफ ध्यान दिलाने के लिए अब मुझे लगता है जैसे हमने योग के क्षेत्र में एक जागृति पैदा की। पहले सोचते थे योग तो योगियों को ही करना चाहिए, फिर कुछ अट्टालिकाओं में, महलों में, बड़े घरानों में रहने वाले जो लोग थे, खास करके उन घरों की जो माताएं बहनें बेटियां थी वो योग करने लगी। माने पहले योग योगियों के लिए, बाद में वो कुछ खास जमात के लिए हो गया था। हमने आम लोगों को कहा सब योग करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक अज्ञान दूर हुआ। ऐसे ही आयुर्वेद के बारे में बहुत सी भ्रांतियां थी। अब पशु आहार के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनका जब निर्मूलन होगा तो वास्तव में पशु भी बचेंगे, पशुपालक भी बचेंगे। आगे भी इस दिशा में और बहुत से काम करने हैं, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। यदि आप पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। पतंजलि आयुर्वेद के हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं फूड सप्लीमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए हमने जिला स्तर तक वितरक बनाए हुए हैं। इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम जिला एवं तहसील स्तर पर और अधिक वितरकों को जोड़ना चाहते हैं। आप भी विश्व के सबसे बड़े आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद के सबका स्वास्थ्य, सबकी समृद्धि, सबकी शिक्षा एवं सबकी सेवा के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240008, 244107, 246737। ईमेल abhyudayavibhag@patanjaliayurved.org।